सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो आज के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। द हिंदू सेशन। अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से ज़रूर से जुड़े। पहला टॉपिक देख लो, गरबा डांस है। ये कल्चर के कंटेक्स्ट में समग्र शिक्षा गवर्नमेंट स्कीम का टॉपिक है। मूसी रिवर ज्योग्राफी का टॉपिक है। मराठी एज ए क्लासिकल लैंग्वेज पॉलिटी का टॉपिक है। पॉलिटी एंड कल्चर का टॉपिक है। एग्रीकल्चर स्कीम मर्जर गवर्नमेंट स्कीम का टॉपिक है। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके लिए बनता है। सिकल सेल डिजीज़ डिस्कस करेंगे, साइंस टेक का टॉपिक है। स्टेम सेल थेरेपी साइंस टेक का टॉपिक है। इंडिया एंड इटली रिलेशन आईआर का टॉपिक है। स्वच्छ भारत मिशन अगेन स्कीम का टॉपिक है। चैगोज आर्चिपेलागो, ये आपका ज्योग्राफी और आईआर का मिला के है। और फिर मेंस का जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, सो दैट इज़ देयर। सो आज का क्वेश्चन देख लो, रिकॉग्निशन ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इज द ओनली वे टू प्रिवेंट फ्रॉम मार्जिनलिटीज़। ऐसा ही प्रश्न आप देखोगे तो पूछा हुआ है। ऐसा ही जो प्रश्न है वो आपके लिए यूपीएससी ने लाइक इफ विल सी, तो यूपीएससी ने पूछा हुआ है लाइक इस साल के मेंस में देखोगे, और वो कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से उसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, और सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे आपको अपने आंसर जो है वो सेंड करने हैं। एग्रीकल्चर ऑप्शनल जो है उसका नया बैच जो है वो लॉन्च हो गया है, तो आप लोग ज़रूर से गो थ्रू हो जाना। इसमें थोड़ा सा थंबनेल आपको ठीक नहीं लग रहा होगा, तो यहाँ पे देखो नया बैच चालू हो गया है, तो हम लोग ये स्टार्ट कर देंगे, जल्द ही स्टार्ट कर देंगे। एंड बाय आप मान लो मिड ऑफ दिसंबर तक आप पूरे लेक्चर्स कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, इसका मैं पूरा वीडियो भी सेपरेट बना दूंगा। आज इस पर 20% ऑफ है, और इसमें इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी है। ठीक है, आप 4 इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, तो इसको ज़रूर से ज्वाइन करना है अगर आप अपने ऑप्शनल नहीं चूज़ किया है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अपने आप जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। और इस पर कई सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको लास्ट में शो भी कर दूंगा कि इस पर नोट्स किस तरीके से आपको मिलेंगे, वो है ना। तो नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, लगभग 450 पेजेस के नोट्स आपके इसमें रहेंगे, प्लस जो वीडियो लेक्चर्स है वो तो आपके रहेंगे पैरेलली, प्लस डाउट क्लियरिंग सेशन और रिवीजन क्लासेस, और ये सब भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सौरभ पांडे UPSC.com पे जाके ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, तब सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा जो प्रहार बैच है करंट अफेयर्स का वो भी लॉन्च हो गया है। इस पर 30% आज ऑफ है, तो ये ध्यान रखना है कि ये बैच मिस नहीं करना है आप लोग को। करंट अफेयर का बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसमें हिंदू न्यूज़पेपर्स और योजना, डाउन टू अर्थ, PIB, physics.org, ये सब कुछ इसमें आपका कवर्ड है। मतलब एक ही जगह पे है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है वो आपको अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो पूरा करंट अफेयर्स है, तो आपको कोई ज़्यादा उसमें मतलब एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी कवर्ड, तो वो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें हैं। सौरभ पांडे CSE ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे भी दिख जाएगा। शुरू करते हैं। फ्रंट पेज पे ही आप देखोगे नवरात्रि का टाइम है, तो ये न्यूज़ में हमेशा ही रहता है। गरबा डांस से UPSC ने एक बार पूछा भी हुआ है। गरबा डांस अगर देखोगे तो ये ट्रेडिशनल फॉक डांस है, गुजरात का है। नवरात्रि फेस्टिवल के टाइम पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी जैसे जो 9 नाइट्स ऑफ वर्शिप एंड डांस, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेशन ऑफ गॉडेस दुर्गा, जो गॉडेस दुर्गा है उनको जो है सेलिब्रेट आपका किया जाता है। तो ये बेसिक फैक्ट्स याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये टॉपिक आपका आ जाता है, दैट इज़ समग्र शिक्षा अभियान। ये है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गवर्नमेंट स्कीम एक महत्वपूर्ण है, इस बार भी देखोगे प्रश्न आपका आया है। तो समग्र शिक्षा की बात करें तो कॉम्प्रहेंसिव एजुकेशन प्रोग्राम है, जिसमें लाइक ये प्री स्कूल से लेके क्लास 12 तक है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब इसमें एम क्या है कि जो लर्निंग आउटकम है वो आपका परफेक्ट रहे, मतलब लर्निंग आउटकम इक्विटेबल हो, और सब लोगों की जो पढ़ाई है और वो सब इसमें मेंटेन रहे, आउटकम रहे। ये स्कीम आपका जो इसमें स्कीम्स ऐड ऑन हुई थी, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, ये तीनों को लिंक करके स्कीम को बनाया गया था। फैक्ट याद रखना है। फिर फर्दर जो प्रोग्राम है, द प्रोग्राम जो है, ये जो प्रोग्राम समग्र शिक्षा है,
इसने फैसिलिटेट किया है राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने में, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसको इम्प्लीमेंट करने का। अब यहाँ पे फंडिंग इसकी इंक्रीज़ हुई है, लाइक एनहांस्ड बजट एलोकेशंस आर टाइड। तो यह टाइड का मतलब ये कि इसमें जो भी पैसा इस स्कीम के तहत दिया जाएगा उसका इस्तेमाल लर्निंग आउटकम को कैसे इंप्रूव कर सकता है। लर्निंग आउटकम जैसे मान लो आप यहाँ कुछ क्लासेस कर रहे हो तो फर्दर आपको क्या आउटपुट मिल रहा है, सो दैट हैज़ टू बी देयर। स्कीम्स में भी अगर पैसा जो है लगाया जा रहा है तो वो लर्निंग आउटकम कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। सो डिजिटल, उसके बाद यहाँ पे जैसे लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इंप्रूव किया जाए। डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिव्स की अगर बात किया जाए तो इसमें कई सारे जैसे जो आपके लैब्स हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं, स्मार्ट क्लासरूम हैं, कई पोर्टल्स बनाए गए हैं जैसे दीक्षा पोर्टल है। फिर टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस किया गया है, मतलब जो टीचर की क्वालिटी है उसको किस तरीके से इंप्रूव किया जाए, जैसे उसको ट्रेनिंग इंप्रूव करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। जेंडर और इंक्लूजन पे फोकस किया गया है, लाइक इनिशिएटिव टू एम्पावर गर्ल्स, सपोर्ट चिल्ड्रंस, जितने लाइक गर्ल्स को सपोर्ट करना, चिल्ड्रंस को सपोर्ट करना, एंड स्पेशल जो नीड्स हैं इन पर फोकस करना। कुल मिला के जो एजुकेशन उसको इम्प्रूव करने की बात की गई है। और स्पोर्ट्स और स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस किया गया है, लाइक स्पोर्ट्स को भी करिकुलम में इंक्लूड किया जाए, ये फोकस आपका किया गया है। तो फैक्ट आपको याद रखना है कि इसका जो स्कीम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आता है कि यहाँ पे सभी को कैसे हम इंक्लूड करते हैं, प्री स्कूल से लेके क्लास 12, तो मतलब पूरा जो स्कूल एजुकेशन है उसका ओवरऑल लर्निंग आउटकम कैसे इंप्रूव किया जाता है, तो ये सब कुछ इसके अंदर आपका इंक्लूडेड है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये मूसी रिवर के ऊपर है, ज्योग्राफी का टॉपिक यहाँ पे फ्रेम होता है। मूसी रिवर, मूसी रिवर है, तो मूसी रिवर की बात किया जाए तो जो मूसी रिवर है, तो मूसी रिवर ये मेजर ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, और ये कहाँ से फ्लो करती है, तेलंगाना रिवर से। एंड ये भी आपको याद रखना है कि जो हैदराबाद है, हैदराबाद को दो भागों में जो रिवर बांटती है वो यही है। तो अगर आप थोड़ा सा मैप देखोगे, सो हियर यू कैन सी, ये आपका मूसी रिवर है, ये हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश है, ये मूसी रिवर है, ये कृष्णा रिवर है। तो यहाँ से आके मूसी रिवर आपकी जुड़ रही है, फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि देखो एग्रीकल्चर ऑप्शनल का नया बैच आ गया है, लॉन्च हो गया है, ध्यान में रखना है। कैसे नोट्स होंगे, कैसे होगा, तो मैं सेपरेट वीडियो भी आपको शो कर दूंगा। और करंट अफेयर्स का भी नया बैच आ गया है, ठीक है, करंट अफेयर्स का भी नया बैच आ गया। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पुराने करंट अफेयर बैच का हिस्सा है तो आपको प्रहार बैच ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। उसमें भी सेम कंटेंट रहेगा, उसमें 2 इयर्स का कवरेज है, इसका भी 2 इयर्स का कवरेज है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसका जो कवरेज है वो और एक्सटेंडेड रहेगा प्रहार बैच में, मतलब ये अभी जब से लॉन्च होगा तो पूरा 1 साल मेंस तक का पूरा कवरेज इसमें रहेगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ रहेगी, लेकिन ठीक है वो मतलब कंटेंट अभी फ़िलहाल सेम रहेगा दोनों में ही। तो प्रहार बैच मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है और कंटेंट बहुत ज़्यादा रहेगा। अभी प्रीलिम्स का मैं कंटेंट उसमें डालना स्टार्ट कर दूंगा, तो उसको थोड़ा सा पढ़ते शुरू कर देना है, फिर आपको वीडियो लेक्चर करना है। आप वैसे ही बहुत पीछे हो, जो पुराने वाले करंट अफेयर बैच में जो बच्चे हैं उनका कवरेज अच्छा हो गया होगा, मतलब काफ़ी चीज़ें उनकी कवर हो गई होंगी, वो आपसे एक कदम आगे ही होंगे। तो जो लोग रह गए हैं तो प्लीज़ जो भी कंटेंट आ रहा है इसमें उसको कंप्लीट करो, और जो लेक्चर 20 तारीख से शुरू होंगे उनको कंप्लीट आपको करना है, ठीक है। तो ये डिले नहीं करना है ना। आप में से कई लोग 50% का जो है वेट कर रहे होंगे, तो मैं आपको पहले से बता देता हूँ, करंट अफेयर के बैच में कभी भी अब 50% ऑफ नहीं रहेगा, मैक्सिमम 30% रहेगा। ये भी जो 50 स्टूडेंट्स होंगे तब तक, 50 या ज़्यादा से ज़्यादा 100 स्टूडेंट्स के लिए ही रहेगा। तो ये हमेशा याद रखना है। 50% का जो ऑफ़ है वो मान लो आप वेट करोगे कोई बड़ा फेस्टिवल आएगा तो उसमें 50% ऑफ सब में मिलेगा, तो वो स्थिति करंट अफेयर्स में नहीं रहेगी, ना करंट अफेयर्स में रहेगी ना एग्रीकल्चर ऑप्शनल में रहेगी, ये ध्यान में रखना है आपको। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये मराठी को इंक्लूड किया गया है एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। तो मराठी एज अ क्लासिकल लैंग्वेज में यहाँ पे लैंग्वेज स्टेटस फॉर मराठी, बंगाली, असमीज़, पाली और प्राकृत। तो लैंग्वेज स्टेटस, क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन भाषा को दिया गया है, फैक्ट याद रखना है। हाल में किसको दिया गया, तो मतलब 2013 से डिमांड इसकी चल भी रही है। और इसके अलावा यहाँ पे अभी जैसे बंगाली को दिया गया है, तो ये अभी दुर्गा पूजा है तो उससे कॉन्साइड कर रहा है। 6 पहले जो क्लासिकल लैंग्वेज थी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया। तमिल पहली लैंग्वेज थी जिसे क्लासिकल स्टेटस 2004 में आपका दिया गया है। तो ये फैक्ट्स याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं।
फिर आपको ध्यान में रखना है कि ये जो थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा कंटेंट डाला है कि क्राइटेरिया क्या है किसी भी लैंग्वेज को, मतलब किसी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस मिलने का। तो इसके लिए जो देखा जाए तो पहला, लैंग्वेज की लगभग रिकॉर्डेड हिस्ट्री होनी चाहिए 1500 से 2000 ईयर्स तक का। लैंग्वेज जो है उसमें एंशियंट मस्ट पोजेस एंशियंट टेक्स्ट, है ना, तो कंसिडरेड वैल्यूएबल बाय जनरेशन बाय स्पीकर्स, मतलब कई सारी एंशियंट टेक्स्ट, और मतलब लिटरेरी हिस्ट्री उसकी अच्छी होनी चाहिए। और नॉलेज, है ना, इसमें पोइट्री भी होना चाहिए और भी कई कार्य होना चाहिए, इंस्क्रिप्शंस और ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ये भी याद रखना है जो क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लिटरेचर में डिफर फ्रॉम देयर मॉडर्न फॉर्म, जो मॉडर्न फॉर्म उससे थोड़ा अंतर होना चाहिए, है ना, और मे नॉट हैव अ कंटिन्यूस कनेक्शन विद द लेटर वर्जन और डेरिवेटिव। तो यहाँ पे ये फैक्ट्स थोड़े से याद रखना है कि जब भी हम किसी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज के कैटेगराइजेशन में देते हैं तो ये फैक्ट्स, ये चीज़ें जो है इसमें ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए। अब देखो जो क्लासिकल लैंग्वेज है इस, ये सारी ऐड हुई है। सबसे पहले तमिल हुई है, हो सकता है आपको क्रोनोलॉजी पूछ ले, तो याद रखना है कि तमिल, असमी, प्राकृतिक, मराठी, पाली, उड़िया, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, संस्कृत, तमिल। ठीक है, तो मैंने लिस्ट बना दी है, आप लोग अपना देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स नई स्कीम्स में ऐड किए गए हैं, ये देख लेते हैं। इसके बाद ये जो एग्रीकल्चर मर्जर स्कीम आपकी की, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में जितनी भी स्कीम्स हैं वो सारी स्कीम्स आपकी, सारी जितनी भी स्कीम्स आपकी हैं वो स्कीम्स आपकी एक साथ मर्ज की गई हैं। तो मर्जर ऑफ द स्कीम की गई, तो यहाँ पे जो स्कीम्स, एग्रीकल्चर स्कीम्स को जोड़ के सिर्फ दो स्कीम्स बनाई गई, एक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और दूसरा कृषि उन्नति योजना। तो ये दो स्कीम्स, मतलब जैसे पहले एग्रीकल्चर में बहुत सारी स्कीम थी तो उनकी जगह दो स्कीम्स की गई हैं। टोटल जो प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर है वो याद नहीं रखना है, ऑल दो सेंटर का भी कंट्रीब्यूशन है, स्टेट का भी कंट्रीब्यूशन, देखो पैसा कितना लगा वो हमें याद नहीं रहेगा। और प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, ये इसका फोकस क्या है कि एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल किया जाए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब है केमिकल का कम इस्तेमाल हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं वो फ्यूचर नीड्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आप कह सकते हो कि फ्यूचर नीड्स को जो है वो ध्यान में रखते हुए, और आप कह सकते हो कि जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो आपकी होनी चाहिए। तो ये फोकस आपका इसमें आपका किया गया। फिर उसके बाद जो आपकी कृषि उन्नति योजना है, इसमें फूड सिक्योरिटी और सेल्फ सफिशिएंसी, कि हम जैसे सेल्फ सफिशिएंसी मतलब हमने प्रोडक्शन अपना उतना करें जिससे कि हम अपनी जो नीड्स हैं उसको पूरा कर सकें। तो इसमें फूड सिक्योरिटी और सेल्फ सफिशिएंसी दोनों चीज़ों पे फोकस करने की बात की गई है। कृषि उन्नति योजना की बात करें तो फूड सिक्योरिटी एक एस्पेक्ट है और दूसरा जो आप कह सकते हो दैट इज़ सेल्फ सफिशिएंसी, है ना। फूड सिक्योरिटी मतलब फूड की एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी, तो ये दो चीज़ें याद रखनी है। अब यहाँ पे ये जो स्कीम्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से ये स्कीम से इम्प्लीमेंट होंगी, प्लानिंग और प्रॉपर है ना, फाइनेंस जो है सर्टेन अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा। अब कुछ इसमें जैसे नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल है, इसको भी अगर आप देखोगे तो ये स्कीम्स को भी अप्रूव किया गया है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। और एक स्कीम है दैट इज़ मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसे भी कृषि उन्नति योजना पे ही डाला गया है। और इसमें कुछ चीज़ जैसे इसको एक कंपोनेंट है जिसे MOV, मतलब ये जो मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो ये मॉडिफाई किया गया विद एडिशनल कंपोनेंट, इसमें डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट का ऐड किया गया। ठीक है, तो देखो मैं आपको फिर से कह देता हूँ कि देखो जो मेहनत है ना, कि जो कि कंटेंट प्रेजेंट करने में जो मेहनत है वो सारा कर दिया जाता है। तो आप में से अगर जो नए हो तो आपको लग रहा है सारी ये जो लिखा है वही करा रहे हैं, वो करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं मान लो बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, टाइम बहुत लग जाएगा और वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। कंटेंट आपको पढ़ने के लिए होना चाहिए, वीडियो लेक्चर सुनने के लिए होना चाहिए, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, बाकी कोई ज्ञान की बातें होंगी तो वो मैं आपको बता दूंगा जहाँ रिक्वायर्ड है, क्योंकि कंटेंट जो सामने, क्योंकि फाइनली आपने जो लिखा हुआ है ना वही याद आना, वही याद जो है वो रहेगा, बाकी चीज़ याद नहीं रहेगा। फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर जिनका कंटेंट मान लो कि जिन्होंने पहले का कंटेंट पूरा नहीं किया है, नोट्स नहीं बनाए, चाहे PIB, डाउन टू अर्थ फिजिक्स .org, जितना प्रीलिम्स कंटेंट हिंदू का है, तो आपको प्रहार बैच से जुड़ना है। ठीक है, जो पुराने करंट अफेयर बैच का हिस्सा है उनको नहीं जुड़ना है, मैं रिपीट कर देता हूँ, उनको नहीं जुड़ना है। सिर्फ प्रहार बैच जो है, मान लो आपने करंट अफेयर बैच पहले ज्वाइन नहीं किया है तो आप प्रहार बैच से जुड़ो और उसमें चीज़ों जो अपलोडेड हैं जैसे अभी PDFs और ये सब आएंगे तो उनको कंप्लीट आप करो। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं आपके प्रिपरेशन के लिए कि आप चीज़ों को बढ़िया तरीके से जो है अच्छे से आप करते रहें। और इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चीज़ों का कवरेज अभी से शुरू कर दो तो बाद में आपके लिए आसानी रहेगी। कंटेंट प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है, प्रहार बैच की बात करेंगे। ठीक है,
तो ये मैंने रिपीट बार बार कर दिया है। अब देखो ये जो स्कीम है इसमें सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री, परंपरागत कृषि विकास योजना, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, आप कह सकते हो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कंपोनेंट, और जो एग्री स्टार्टअप्स के लिए है, तो वो सारी स्कीम्स। अब आप देखो इसमें क्या प्रश्न आ सकता है कि अभी हाल में ही जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी स्कीम दे आर पार्ट ऑफ जो प्राइम मिनिस्टर कृषि विकास योजना का कौन सी स्कीम इसका हिस्सा है। तो बहुत क्लैरिटी आपके मन में होना चाहिए कि ये सारी जो है दे आर पार्ट ऑफ जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का जो है वो हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं सिकल सेल एनीमिया, ये साइंस टेक का टॉपिक है। तो सिकल सेल जो डिजीज़ है इसे सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं। इसमें देखो सिकल सेल में होता क्या है, थोड़ा डायग्राम्स में आपको बता देता हूँ कि जनरली देखो क्या होता है कि जैसे ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, इस ब्लड वेसल से नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल्स हैं जो गोल गोल होते हैं वो ईजिली मूव कर जाते हैं, बट ड्यू टू सर्टेन म्यूटेशन मतलब कुछ बदलाव होने की वजह से ये जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं वो कुछ सिकल सेल जैसे काजू होता है ना वैसा शेप हो जाता है, तो ये इजीली फ्लो नहीं कर सकते, ये कहीं भी स्टक कर सकते हैं, मतलब अटक सकते हैं, जैसे ऐसे अटक गए। तो इससे क्या ब्लड फ्लो नहीं होगा, अब इससे दुनिया भर की बीमारी होगी। अगर आपका ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, और ये बहुत ही फैटल भी हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। तो इसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से इसे दूर किया जाए। इसके लिए कई प्रयास अभी जैसे लाइक स्टेम सेल थेरेपी की, मतलब कई सारे प्रयास जो है इसमें किए गए हैं, तो है ना, स्टेम सेल थेरेपी तो नहीं, मतलब और कई प्रयास जो इसमें किए गए हैं। अब इसमें देखो मेनली आपके लिए क्या है कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें जो प्रोटीन है, इसमें रेड ब्लड जो सेल्स है इसमें 4 बाइंडिंग साइट्स होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो जो हीमोग्लोबिन एस है ना, तो यहाँ पे जो सिकल सेल डिजीज़ कॉज होता है, तो अगर देखोगे तो जो म्यूटेशन होता है इससे जो अमीनो एसिड ग्लूटामीन इन द 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन टू वैलिन, तो म्यूटेशन मतलब ये जो ग्लूटामीन है ये है ना, तो जैसे आप मानो जैसे गले में माला पहनते हैं ना मोतियाँ, इस तरीके से अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाती है। ऐसे उसमें जो 6th पोजीशन में प्रोटीन है आपकी ग्लूटामीन, ये जो अमीनो एसिड है ये चेंज हो जाती है वेलाइन में चेंज होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ये जो बदलाव होता है, इस बदलाव से शेप में बदलाव होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी आपकी रिड्यूस होती है, और फिर यू कैन से जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये 6th पोजीशन म्यूटेशन किस पर 6th पोजीशन ऑफ द बीटा चेन, 2 तरीके की चेन होती है, एक अल्फा चेन और एक आपकी बीटा चेन। नेक्स्ट टॉपिक देखो साइंस टेक का ही है, साइंस टेक वाले पेज में ही है, एंड दिस इज दैट इज स्टेम सेल्स टू फिक्स T1 डायबिटीज़ द इंडियन प्रोस्पेक्टिव। तो ये साइंस टेक का टॉपिक है। तो स्टेम सेल्स थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ तो देखो स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं, दे आर काइंड ऑफ अ सेल्स। ठीक है, आप ये मानो कि जिस तरीके से आप मानो कि जैसा आटा होता है, अब आटा से आप रोटी बना लो, पराठा बना लो, नान बना लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, आटा से आप कुछ भी बना लो, आटे का गोलगप्पे का वो बना लो, ठीक है, समोसा बना लो, कुछ भी आप बनाना चाहो आप बना सकते हो जो खाने वाली चीज़ है। स्टेम सेल्स कुछ ऐसे सेल्स हैं, वो डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उनमें वो डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। ठीक है, लगभग 200 सेल टाइप हैं जो इंसान को बनाते हैं, उसमें वो डिफ्रेंशिएट और उस पर वो मतलब मल्टीप्लाई करके वो बन जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैंने आटा से बोला, आटा से आपको बहुत सारी रोटी पूड़ी और सब बना सकते हो, ऐसे इन स्टेम सेल से डिफरेंट ऑर्गन्स आपके बन सकते हैं। थोड़ा सा कनेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे स्टेम सेल्स जो हैं जैसे बहुत सारी चीज़ों को ये डेवलप कर सकते हैं, जो क्योंकि देखो हर चीज़ सेल्स के बने होते हैं। जैसे आपका हार्ट है, मसल्स है, पैनक्रियाज है, वो कोई भी चीज़ आप देखो सेल्स के बने होते हैं, तो उन सेल्स में ये मल्टीप्लाई होकर डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, मतलब दे कैन फॉर्म सच काइंड ऑफ ऑर्गन्स। अब जो स्टेम सेल्स है ये बोन से, पहला स्टेज क्या होता है कि जो ये स्टेज देख लो, मूव फ्रॉम बोन मैरो टू ब्लड स्ट्रीम यूजिंग कीमोथेरेपी। पहला स्टेप क्या होता है सेल थेरेपी, क्योंकि आपने स्टेम सेल्स निकाला बोन मैरो से, ब्लड स्ट्रीम में डाला, फिर जो मशीन है वो कलेक्ट करती है ब्लड को एंड सेपरेट उसको स्टेम सेल्स को बाहर निकालती है। स्टेम सेल्स को फ्रोज किया जाता है और फिर बाद में बॉडी में डाल दिया जाता है, और कीमोथेरेपी की जाती है, फुली और पार्शली वाइप्ड आउट बोन मैरो एंड इम्यून सिस्टम। स्टेम सेल्स जो हैं वो दोबारा से स्टेम सेल रिटर्न टू बॉडी यूजिंग अ ड्रिप, फिर बॉडी रिकवर्स ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 6 months समटाइम्स लॉन्गर। तो कुल मिला के आप स्टेम सेल्स जैसे बोन मैरो से एक्सट्रैक्ट करोगे, उसके बाद ब्लड में डाला जाएगा, ब्लड निकालोगे, उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे, दोबारा शरीर में डाला जाएगा, और फिर जो है ये थेरेपी डेवलप की जाती है। तो ये जो अप्रोच है जहाँ पे हम स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करते हैं उसे हम स्टेम सेल थेरेपी कहते हैं। अब यहाँ पे आप ये समझो कि एक चाइना है में वुमेन है, वहाँ उन्होंने इंसुलिन प्रोडक्शन उनका शरीर शुरू कर दिया।
होता क्या है कि जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जिसमें जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स होते हैं वो बेसिकली वर्क नहीं करते हैं, इंसुलिन आपकी नहीं बनती है। तो ये स्टेम सेल थेरेपी के माध्यम से ये जो T1D डायबिटीज़ है इसको मतलब क्योर किया गया है कि जो वुमेन है उनमें स्टेम सेल थेरेपी से जो इंसुलिन है वो दोबारा से उसने रिगेन किया, सॉरी, जो इंसुलिन है वो बॉडी में प्रोडक्शन उस दोबारा से जो है वो आपका शुरू हुआ। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। टाइप 1 तो ये हमें क्या ध्यान में रखना है, इसमें फैक्ट क्या याद रखना है कि T1D जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, इस डायबिटीज़ को ट्रीटमेंट के लिए स्टेम सेल थेरेपी को हाईलाइट किया गया है कि ये जो है आपका इसके माध्यम से इसको ट्रीट किया जा सकता है, इसको क्योर किया जा सकता है। ठीक है, ये फैक्ट्स ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं वाई इटली मैटर्स टू इंडिया, एडिटोरियल का टॉपिक है, IR का टॉपिक है। ठीक है, अब देखो ये सब ऐसे मैंने पूरा कंटेंट जो है एक तरीके से शॉर्ट में चीज़ें कर दी। देखो क्या है कि सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो मतलब है ना, कई सारे चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे अभी एक टर्म आपका यूज़ हो रहा है, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ पॉली क्राइसिस। पॉली क्राइसिस का मतलब होता है कि मल्टीपल क्राइसिस एक टाइम पे। अब इसमें मैंने कोशिश की है कि जो कंटेंट है थोड़ा शॉर्ट में चीज़ें जो हैं वो हों, क्योंकि वही चीज़ आपको फाइनली याद भी रहेगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी आस्पेक्ट है वो सारे देखो इसमें इंक्लूडेड हैं। तो पहले चीज़ आप तो मैप में देख लो यहाँ पे कि ये भारत है आपका। ठीक है, मैप थोड़ा सही कर देते हैं यहाँ पे। तो ये भारत है, यहाँ से आप देखोगे ये आपका पर्शियन गल्फ है, ये आपका इटली है, मेडिटेरेनियन सी रीजन है। अभी देखोगे सारा टेंशन कहाँ चल रहा है, इस पूरे रीजन में पूरा टेंशन चल रहा है। इस पर मैं आपसे डिटेल में डिस्कस कभी करूँगा। ठीक है, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बट जो चीज़ दिखती है वो ऐसा है नहीं, बहुत एक लार्जर ऑब्जेक्टिव है, उसके तहत सारी चीज़ें आपकी की जा रही हैं। ठीक है, तो ये पूरा डिस्टर्बेंस है ही। अब यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, इटली के साथ अगर हमारा रिश्ता अच्छा होगा इस रीजन के अंदर, तो एक तो चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, जिसके तहत हम यहाँ पे वन रोड वन इनिशिएटिव के तहत जो हम यहाँ रीच करना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब चाइना जो है यहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ाना चाह रहा है, तो इटली ने मना कर दिया है OBOR को, तो भारत को एक अच्छा मौका मिला है यूरोप तक रीच करने के लिए थ्रू इटली, एक बढ़िया वो मिलेगा। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इटली G7 का भी मेंबर है, तो वो उसमें भी इंडिया को थोड़ा एडवांटेज होगा। तो यहाँ पे कहा गया कि इटली एंड इंडिया दे है, उनको बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडो मेडिटेरेनियन सी रीजन में लिए, खास तौर से विश्व में ग्लोबल ट्रेड और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि विश्व में ट्रेड के लिए रूट बहुत मैटर करता है, और इटली भारत का अच्छा रिश्ता है, तो उसमें मेडिटेरेनियन सी का इंपॉर्टेंस है ही, तो भारत के लिए भी इसको फ़ायदा है। डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए तो यहाँ पे इटली का अगर एक्सपोर्ट रैंकिंग देखा तो 6 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है, तो विश्व के ट्रेड में इटली का एक महत्वपूर्ण रोल आप कह सकते हो। डिजिटल कनेक्टिविटी को ब्लू रमन सबमरीन डेटा केबल भी है, जो कि जिनोवा से लेकर मुंबई तक कनेक्टिविटी है। इससे आपका जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इन्हांस होगा। नेवल कमिटमेंट है, तो इटली ने क्या है कि अपना जो सिक्योरिटी डिफेंस एफर्ट है इंडियन ओशन रीजन में और वेस्ट एशिया में, उसको जो है इंक्रीज़ किया है। तो बहुत सारे नेवल ऑपरेशन और इनिशिएटिव्स हैं, उस पर आप कह सकते हो कि एक मदद मिली है। और भारत को भी थोड़ा सा, जैसे चाइना भी लगातार अपना प्रेजेंस इंडियन ओशन रीजन में और जगह पे कर रहा है, तो उसको काउंटर करने में नेवल आस्पेक्ट में देखा जाए तो एक मदद जो है वो मिलेगी। फिर नेवल प्रेजेंस इन इंडिया, इटली का जो इंक्रीज नेवल प्रेजेंस हुआ है, जैसे शिप्स है उसकी ITS फ्रांसेस्को मोरोसनी विजिटिंग मुंबई, एन इटालियन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप स्टेशनड इन गोवा, मतलब कई सारी जो उनकी शिप्स हैं हमारे यहाँ पे हैं, हमारी वहाँ पे हैं। तो ये एक जो एक नेवल इंगेजमेंट है, नेवी लेवल पे इंगेजमेंट है, ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। कल्चरल एक्सचेंज भी है, इटली विलेज ये भी भारत में प्लान्ड है, जिसके तहत जो उनका संस्कृति है, फैशन है, उनके खाने पीने की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें, मतलब पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को इंक्रीज़ करने का है। फिर ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट है, तो इसमें कई सारे, जैसे इटली की जो नेवीज ITS कैवियर करके है, तो उसमें कई सारे ह्यूमैनिटेरियन मिशन में वो इन्वॉल्व हुई है, इंक्लूडिंग है ना बहुत सारे लाइक चिल्ड्रंस के लिए सर्जरी या फेशियल मैल फॉर्मेशन, एक ऑपरेशन स्माइल है उसके माध्यम से, ऐसे बहुत सारे मानवतावादी जो चीज़ें हैं तो उसमें इन्वॉल्व हुई है। तो इस चीज़ में हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे नेवल प्रेजेंस बढ़ा है, डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी है, कल्चरल एक्सचेंज पे काम किया गया है, और जो सिक्योरिटी चैलेंज है, जो मैरीटाइम समुद्री सुरक्षा है, उस पर भी दोनों देश काम कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ की जाए, डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया गया दोनों के बीच में। उसके बाद मिलिट्री कोऑपरेशन, रेगुलर डिस्कशन, जैसे इंडिया इटली मिलिट्री कोऑपरेशंस
में कई मीटिंग हुई है, कई प्रकार के आप देखोगे डिफेंस एक्सरसाइज भी हुई हैं, ये भी है। कई डिफेंस प्रोडक्शन साथ में, जैसे इटली कंपनी लियोनार्डो और फिन कंट्री जो है वो टॉप आर्म प्रोड्यूसर ग्लोबली हैं, तो वो भी भारत के डिफेंस प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। इंडियन ओशन रीजन में भी दोनों साथ में काम कर रही हैं, और साथ में लाइक इंडियन ओशन रीजन प्रमोटिंग अफ्रीका इन इंटरनेशनल फोरम, मतलब अफ्रीका को साथ में लेकर आना, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण रोल है, तो उसमें अफ्रीका को इन्वॉल्व करना, दोनों देश उस पर भी आगे काम कर रहे हैं। फिर मैटी प्लान है, इटली का जो मैटी प्लान है जिसके तहत वो यूरो 5.5 बिलियन अफ्रीका में इन्वेस्ट कर सकता है। तो कई सारे देशों में ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, तो इससे मतलब अगर भारत के साथ अच्छा है तो दोनों कोलैबोरेट करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाइना को काउंटर किया जा सकता है या उसके प्रेजेंस को अफ्रीकन रीजन के अंदर। तो मैटी प्लान इसके लिए यूज़फुल है। IMEC जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट जो यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इटली सपोर्ट करता है इस प्रोजेक्ट को, और इससे एक आप कह सकते हो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने में मदद मिलेगी। लेकिन अभी जो स्थिति है उस रीजन के अंदर जो डिस्टर्बेंस है, दैट इज़ ऑल्सो अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में फोकस करना, अब इसमें इंडिया का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, इस है ना, तो मेक इन इंडिया के साथ तहत हम सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना चाहते हैं। अगर हम सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना चाहते हैं तो उसमें भी इटली हमें सपोर्ट कर सकती है डिफरेंट चीज़ों के है ना, बहुत सारे है। जैसे हम सेल्फ रिलायंस अगर डिफेंस प्रोडक्शन में करना चाहते हैं तो कई बड़ी जो इटली की कंपनीज हैं वो हमें सपोर्ट कर सकती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर हम एंड में ये कह सकते हैं कि देखो, हम जॉइंट प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव पे फोकस कर रहे हैं इन अफ्रीका इंडियन ओशन रीजन के अंदर, हम साथ में आके जो है काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद इटली जो है होम टू द सेकंड लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरा यूरोपियन यूनियन में। इटली में देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन में सेकंड सबसे ज़्यादा भारतीय इटली में, तो ये एक अच्छी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इटली जो है रिलायबल एक आर्थिक और डिफेंस पार्टनर के रूप में कंसिडर किया जाता है। सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है यूरोप में। इटली सिग्निफिकेंट रोल जो है प्ले करता है नाटो, एज अ नाटो मेंबर और यूरोपियन यूनियन मेंबर, तो इससे हम इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी रिश्ता बना सकते हैं, मतलब जब हमें ज़रूरत पड़ती है। इंडिया और इटली के बीच में मतलब कई सांस्कृतिक एक्सचेंज है, पीपल टू पीपल आपका कांटेक्ट है, उस पर भी फोकस हम कर रहे हैं। और साथ में कई सारे लाइक कल्चरल हिस्टोरिकल कल्चरल जो टाइज है उस पर फोकस करना। तो ये फैक्ट्स देखो, ये पूरा का पूरा टू द पॉइंट कंटेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा अगर आप रीड करोगे तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल जो है वो रहेंगी, है ना। तो मुझे देखो ये समय लग जाता है कंटेंट बनाने में, और ये आज ही का न्यूज़पेपर है, इसलिए हम लोग का सेशन फिर मैं रिकॉर्ड करके डालता हूँ, और इसलिए मैं जब भी आपको टाइम मिले आप देख लो, आपके ऊपर है। लेकिन प्रयास ये रहता है कि देखो कंटेंट आपका अच्छा रहे, आपका समय बचे। तो थोड़ा मुझे समय लग जाता है, तो इसमें आप किसी को लगता हो कि सर भले ये सारा कंटेंट सब्जेक्ट वाइज कंपाइल होकर ऐप में भी जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो कंटेंट है इसको आपको रेगुलर करते जाना है, ठीक है। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। कई बार स्कीम्स के डेवलपमेंट पे भी प्रश्न आपके पूछे हुए हैं। तो यहाँ पे लॉन्च कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 के अंदर, और पहले ओपन डेफिकेशन था, उसके बाद है ना यहाँ पे ख़त्म करना ओपन डेफिकेशन बाय अक्टूबर 2019। उसके बाद 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। फिर वहाँ पे गार्बेज फ्री करना पूरी सिटीज़ को बाय 2025, मतलब पूरा वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस करना। उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट विज़न सामने रखा गया था, किस तरीके से पूरा जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करना, डोर टू डोर कलेक्शन, वेस्ट का साइंटिफिक मैनेजमेंट करना, ये सारे चीज़ें हैं। और जो डंप साइट्स हैं उनको रिडीम करना, मतलब डंप साइट्स जो हैं अलग अलग, उनको वहाँ से प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट करके कई जो जहाँ पे बहुत सारी गंदगी और ये सब थी तो उसको दोबारा से रिक्लेम करना, तो ये फोकस भी आपका किया गया। तो रीमीडिएशन ऑफ लेगेसी वेस्ट डंप साइट्स। फिर इसमें कई कुछ इंप्रूवमेंट है। सितंबर 2023 से है ना, या शायद ये 2024 होगा, तो यहाँ पे लगभग डंप साइट हैव बीन रीमीडिएटेड विथ 27% ऑफ टोटल एरिया, लाइक 27% एरिया को रिक्लेम किया गया है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा आपका मोस्ट एरिया जो है रिक्लेम आपका किया गया है। तो मेनली आप देखोगे तो ओपन डेफिकेशन को एलिमिनेट करना, वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना साइंटिफिक वे में, ये इस स्कीम का है। तो कुछ प्रोग्रेस हुआ है, ये प्रोग्रेस थोड़े बहुत ही फैक्ट्स याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, यूके टू रिटर्न चगोस आइलैंड टू मॉरिशस इन हिस्टोरिक एग्रीमेंट। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप ये मैप देख रहे हो तो ये आइलैंड है आपका चगोस आर्चिपेलागो। तो यहाँ पे देखो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं और इंडियन ओशन रीजन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत ने भी इसमें काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। तो यूके और मॉरिशस ने एक एग्रीमेंट जो है लेकर आए हैं, पॉलिटिकल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूके यूएस मिलिट्री बेस, जो दियागो गार्सिया करके है। तो एग्रीमेंट का एम क्या है कि जो मॉरिशस की सोवेनिटी है,
है ना, तो चागोस आइलैंड में और दियागो गार्सिया में वो इस्टेब्लिश किया गया कि ठीक है, जैसे वो होता है ना कि ठीक है इस पर जो देश, ये किस देश के अंदर आएंगे, मॉरिशस के अंदर आएंगे। अब ये ट्रीटी है, इसको और फॉर्मलाइज किया जाएगा एंड ensuring the base status is legally secure for the first time in over 50 years। तो देखो चीज़ें हाईलाइट की जाए कि देखो ये जो एरिया है बिलोंग तो मॉरिशस को करेगा, बट जो बेस है वो दिया गया, जो जैसे यूएस के बेस हैं, यूके के बेस हैं, तो वो उनके पास ही रहेंगे, बट एक लीगल स्टेटस रहेगा कि हाँ सोवेनिटी मॉरिशस की है। तो ये ट्रीटी जल्द से जल्द जो है फाइनलाइज होगी। इंडिया हैज़ वेलकम द एग्रीमेंट को वेलकम किया गया, क्योंकि देखो ये एक मैसेज भी दे रहा है कि मॉरिशस की कोई भी टेरिटरी अभी ब्रिटिश राज्य के अंदर नहीं है, तो एक डीकोलोनाइजेशन की तरफ भी एक कदम जो है वो आपका उठाया गया। तो फिर उसके बाद ये साथ में मिलके जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, क्योंकि देखो इंडियन ओशन रीजन में बहुत महत्वपूर्ण लेवल पे लोकेटेड है, बहुत अच्छी जगह पे इसका लोकेशन है, तो इसलिए इंडिया जो है मतलब जैसे मान लो कोई डिस्प्यूट है तो वहाँ पे फिर चाइना पेनिट्रेट हो जाएगा और भी देश पेनिट्रेट हो जाएंगे, तो उस चीज़ को रोका जा सकता है। और साथ में अगर मॉरिशस का जो कंसर्न है उसको दूर अगर किया जाए, और फिर साथ में मिलकर जो समुद्री सुरक्षा उसके लिए जो है कार्य आपका किया जा सकता है। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, इसमें मैं नोट्स आपको दिखा देता हूँ जो स्टूडेंट के ही हैं, जो क्लास में है। तो ये पहले आपको इस टाइप से नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर पूरे ये नोट्स हैं क्लास के अंदर। जो जैसे आप ज्वाइन करोगे तो पढ़ने के लिए आपको नोट्स मिलेंगे, साथ में वीडियो लेक्चर्स पैरेलली होंगे, और जिन नोट्स और वीडियो लेक्चर को आपको साथ में कवर करना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। उसके अलावा अभी बुक सीरीज़ है चल रही है, मैं उसको कंप्लीट करा रहा हूँ। अभी मैं जैसे कुछ किताबों पे काम कर रहा हूँ, जैसे आप देखोगे ये इंटरनल सिक्योरिटी की किताब पूरी मैं कवर करा रहा हूँ, अभी पूरे इसका बना रहा हूँ प्रिपेयर करके, फिर ये बुक सीरीज़ के अंदर कंटेंट इसका कवर आपका होगा। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे योजना मैगज़ीन आप देख लो यहाँ पे, ये आपकी योजना मैगज़ीन है। ये पूरी योजना मैगज़ीन इस तरीके से आपको प्रोवाइड हो रही है। करंट जो प्रहार बैच है उसमें जो नया बैच है, ये योजना, डाउन टू अर्थ, physics.org, हिंदू, मतलब फिर आप उस कोर्स को अच्छे से फॉलो करना। और ये जो सेशन है इसको कान लगा खाली सुनने का काम है, नोट्स बनाने का ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद और भी कई सारे कंटेंट है इसमें, जैसे इथिक्स का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके भी पूरे तरीके से ये जो इथिक्स वाला बैच चल रहा है इसमें भी इस टाइप के नोट्स हैं, प्लस वीडियो लेक्चर्स हैं। तो ये चीज़ें आपको देखो, ये प्रॉपर नोट्स हैं। अब आप इसको डिसाइड करके अपना ज्वाइन करके अपना अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, मैं तो ये कहूँगा। और साथ में एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, इसको ज़रूर से ज्वाइन आप लोग करें अपने ऑप्शनल को। देखो बहुत ही स्टैटिक ऑप्शनल है, जितना मैंने कराया है उसमें से इस बार भी सारे क्वेश्चंस हैं। आपके पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। वीडियो लेक्चर रहेगा साथ में और नोट्स रहेंगे, लाइव रिवीजन क्लास, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस जो हैं वो रहेंगे। ये ध्यान में रखना है। ये है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं। आपको saurabh.pandey.upsc.com वेबसाइट जो है ये इस पर जाना है, उसके बाद ऑल कोर्सेज पे आप क्लिक कर सकते हो, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। और ये प्रहार बैच मिस नहीं करना, 30% इसमें ऑफ है। इसमें हिंदू न्यूज़पेपर सब्जेक्ट वाइज कवरेज रहेगा, योजना, डाउन टू अर्थ, PIB, physics.org, जो 2 साल का कवरेज है, मतलब जनवरी 2024 से लेके पूरा आगे तक कवर्ड रहेगा। तो और आपको फिर इधर उधर नहीं जाने की ज़रूरत है, और आप अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ इस संडे को हम लोग का टेस्ट भी होगा। जो कंटेंट है आपका भी, जो मैंने अपलोड किया है, स्टडी मटेरियल अपलोड किया है, और इसमें 1000 पेज का स्टडी मटेरियल रहेगा, ये जो टेस्ट सीरीज़ है इसके अंदर। ठीक है, इथिक्स वाला कोर्स है, ऐसे वाला कोर्स है, इन सबको आप अपना प्लान कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लो, रिकॉग्निशन ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इज द ओनली वे टू प्रिवेंट फ्रॉम मार्जिनलिटीज़, इसको डिस्कस करना है। आप कनेक्ट कर सकते हो, ये नंबर है आपको दे रखा है, कोई क्वेरी तो इस नंबर पर आप मैसेज करें और अपना आंसर इस पर सेंड करें। ठीक है, और अपना PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सेशन को लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।